बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक ताज़ियत से करेंगे। सब जानते हैं कि आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की वालदा माजदा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुकी हैं गुज़िश्ता रात को, और आज उनकी तदफीन भी हुई है। तो इस वक्त तमाम कौम जो है इस अफसोसनाक ख़बर पर अफसरदा भी है और दुआ गो है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला उनकी वालदा माजदा को जो है वो बुलंद मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यकीनन जब हम वतन अज़ीज़ की बात करते हैं तो हमें इस वक्त बदअमनी के साए मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जो है दहशत गर्दी की लपेट में है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत, तमाम सियासी जमात, तमाम आवाम को जो है वो प्रो पाक अप्रोच की ज़रूरत है। इस वक्त हम किसी भी किस्म की इनफराती ज़ाती जो सोच है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। रियासत की पॉलिसी से ये बालातर है, और यकीनन कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो मकबूल हो, चाहे उसका लीडर क्यों ही ना मकबूल हो, शख्सी बुनियाद पर वतन अजीज़ के जो मुफादात हैं उससे बढ़कर नहीं हो सकता। इस वक्त जब कौमी सलामती का जो इजलास हुआ नहायत अहमियत का हामिल रहा, जिसमें एक बार फिर आर्मी चीफ साहब ने और तमाम जो हमारी सिविल क़यादत थी उसने एक बार फिर एक अज़म का इयादा किया था कि हमने अब सॉफ्ट जो स्टेट है उसके इमेज से हम हार्ड स्टेट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये जो दहशत गर्द हैं, ये जो फितनाउल खवारिज हैं, इनके खिलाफ जो है किसी किस्म की भी रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उनके जो सहूलतकार हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हो या मुल्क से बाहर, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यकीनन ईद के बाद जो हम मुल्की सियासी मंजरनामा देख रहे हैं, तो ईद के बाद जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है अब एहतजाज की तैयारी भी कर रही है, मगर यहाँ पर यह भी हमें नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर नहीं कर सकी है। तो सवाल यहाँ यही होता है कि ये जो एहतजाज है इसका अंजाम क्या होगा। और दूसरा ये कि आज बानिए PTI से उनकी जो टीम थी वो उन्होंने मुलाकात भी की है, और मुलाकात की जो सूरत हाल रही वो नहायत दिलचस्प रही, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने जिनके नाम दिए थे मुलाकात के लिए उसमें बाबर अवान साहब नहीं थे, और यहाँ पर हमने देखा कि आपस में कुछ सख्त गुफ्तगू का तबादला भी हुआ, और जिस पे सलमान अकरम साहब ने ये भी बात की कि हम इस पर एहतजाज करेंगे और डिसिप्लिन जो होगा उसको फॉलो किया जाएगा। और आज जो है जो मुलाकातें हुई हैं उसका अहवाल भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट खबर अपने नाजरीन को शेयर करूँ कि हुकूमत ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब को सालिसी का किरदार के लिए जो पेशकश की है कि आप जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हमें लग रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे माहौल में जब इस वक्त सबको एक पेज पर होना होगा, मैं दहशत गर्दी की बात कर रही हूँ, एक पेज पर होना होगा, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट डॉक्टर हुसैन थेबो साहब स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ इज़्ज़त माब फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं। हुसैन थेबो साहब, हम जब भी बात करते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, दहशत गर्दी का शिकार फितनउल खवारिज के खिलाफ जो है एक दोबारा से हमने एक वो जो हमारा ऑपरेशन बदर है उसका आगाज़ किया है, और साथ साथ कुछ और मैसेजेस भी हमने स्टेट के अंदर रह कर जो है आर्मी चीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने दिया भी है। आप क्या समझते हैं इस वक्त कितनी अशद ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल अपोजिशन जमात उनको एक पेज पर आना होगा। इस वक्त अपोजिशन जमात का क्या किरदार है? देखिए जी शाजिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद आपने जो इंट्रो में बात की, आज का जो दिन है हमारे सुपर सालार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की वालदा रज़ा इलाही से चली गई, तो उनको अल्लाह ताला मग़फ़रत करे और हम उनके गम में शरीक हैं। ये बहुत बड़ा एहसानिया है, और हमारे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं इस वक्त हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, जो पूरे पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ख़ासतौर पे SIFC के प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की, पहले तो डायनामिक्स को देखना पड़ेगा। हम देखें तो हमसे एक 4 गुना बड़ा एक बदबूदार दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है। उसका एक ही टारगेट है कि किसी तरह से इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, और वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने इलेक्शन के स्लोगन में भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान, पाक आर्मी, ISI एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और वो आके हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। अब उसके साथ अगर देखें, अफ़गानिस्तान है जो एक अनस्टेबल सी कंट्री है, जिसको हमने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमात हैं। एक 2610 किलोमीटर का एक लंबा, लेंदी और एक कम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, जिसको पाकिस्तान ने फेंसिंग करने की भी कोशिश की कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो ना हो, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है कि अभी डायरेक्टली इंडियन एलिमेंट्स शामिल हैं, जिसकी वजह से अनरेस्ट है। फिर यहाँ आप आते हैं बलूचिस्तान में,
तो बलूचिस्तान में देखें तो जो इंसिडेंट होता है वो सबसे पहले खबर इंडियन मीडिया पे आ जाती है। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ लिंक हैं। अब आते हैं कि हमारे इंटरनल जो सिचुएशन है, हमारे इंटरनल जो हमारे कुछ नादान लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं उस पार्टी का नाम लूँगा जिसके फिरदौस शमीम नकवी साहब भी जिस पार्टी के हैं, और उनके जो लीडर हैं वो आज भी जेल में बैठ के वो इंतशार फैलाने वाली वो कोई भी अच्छी बात अभी तक नहीं कर रहे हैं। और इनके पार्टी में डिवाइड भी इसी वजह से है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब जैसे, जो चाहते हैं कि मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, लेकिन वो जो बंदा अंदर बैठा हुआ है उसका एक ही मंशूर है कि किसी तरह से मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। और उनके जो वो मैं कहता हूँ कि वो लोग जो बिल्कुल ही उनके के जी वो हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान उनके बाद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमें सबको ये सोचना चाहिए, जिस तरह से आर्मी चीफ ने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि हमें एक हार्ड स्टेट का रोल प्ले कर। हार्ड स्टेट क्या है? देखें, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो तो बरतानिया है। अभी आपने हालिया देखा कि बरतानिया में जो इंसिडेंट हुए, जो थोड़े फसादात हुए, तो बरतानिया जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने 24/7 365 डेज उन्होंने कोर्ट्स लगाए, उन बंदों को प्रोसिक्यूट किया और उनको सीधा किया। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि वो हमारा दुश्मन जो एक्सटर्नल है उसको तो हमारी पाक आर्मी बड़े ज़बरदस्त तरीके से फेस कर रही है, लेकिन जो इंटरनल हमारा दुश्मन है, ख़ास तौर पे ये 5th जनरेशन वारफेयर का एक इरा है जिसमें आप बंदे का माइंड सेट चेंज करते हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो आपका सोशल एप्स हैं, इससे आप बंदे की माइंड सेट कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट बात करने पे सख्त सज़ाएं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान है उसका अल्टीमेट गोल पाकिस्तान होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, अगर हम उसी के इदारों के अगेंस्ट बात करेंगे, उसी की इंस्टीट्यूशन की बुराई करेंगे या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड की बुराई करेंगे, तो वो अल्टीमेटली एक अनरेस्ट सा क्रिएट होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको बैठना चाहिए। और अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि 47 और 45? फिर तो आप तो ना 45 के रहे ना 47 के रहे जब आप ऐसी मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे। ठीक है फिरदौस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ा ही, मैं कहती हूँ कि आप एक सियासी तदब्बर के हामिल एक शख्सियत हैं। आपकी बड़ी हमें काविशें नज़र भी आई हैं, चाहे जब आप लोगों की हुकूमत थी तब भी और अब भी जो आपके स्टेटमेंट हमें नज़र आते हैं उसमें हमें एक तदब्बराना जो है वो विजन नज़र आता है। सर, इस वक्त डिबेट यही हो रही है कि मुल्क जिस वक्त एक समझे कि एक जंगी हालत में ही कहूँ तो गलत ना होगा, जिस तरह दहशतगर्दी का गलबा आया हुआ है और उससे लड़ने के लिए हमारी हुकूमत पहले जो आज बयानिया आपने सेट किया जरा उसको दुरुस्त कर लिया जाए जी। जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन एक हो गए। अभी बरतानिया का जिक्र किया मेरे धीबो भाई ने। बरतानिया के अंदर ये कब हुआ कि जो इंटरव्यू दे देगा उसके तमाम गुनाह माफ, और जो इंटरव्यू नहीं देगा उसको 2-2, 3-3 साल तक कोर्ट बुलाते जाएंगे और चार्जेस भी नहीं फ्रेम होंगे। ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। बरतानिया में मिसिंग पर्सन्स कहाँ होते हैं? ये बरतानिया में कोई रिटर्न आइन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो आदमी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कोई बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई वजीर आजम हो, सदर हो, फौज का जनरल हो, कोर कमांडर हो, उसको सजा दी जा सकती है। अभी वो फरमा रहे हैं कि जी आप जो है वो नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। बीबी शादिया बीबी, पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट आज से 10 साल पहले भी नहीं था। पाकिस्तान हैज बीन ऑलवेज अ सिक्योरिटी स्टेट, बिकॉज हमारे जो जब से अफगान वॉर है और इंडिया है, और आप देखते रहे कि इवन जब पीटीआई का दौर शुरू हुआ था, पुलवामा हुआ था, जहाज आए थे, हम सॉफ्ट स्टेट नहीं रहे हैं। हमने एपीएस के बाद जो कानून एटीए का पास किया था, एंटी टेरर एक्ट, वो एंटी टेरर एक्ट जो है वो उन पे नहीं अप्लाई हो रहा। सर, वैसे आप मेरी बात अगर तहम्मुल से सुन लेते तो मुझे खुशी होती, मेरा सवाल सुन लेते, लेकिन कोई बात नहीं, आप गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, आपने जवाब दिया। सर, अगर सॉफ्ट स्टेट नहीं होता ना
تو بانی پی ٹی آئی جیل سے بیٹھ کے جو خطوں کی دعوت نہ کرتے. اگر سافٹ اسٹیٹ نہیں ہوتا تو اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹ بار بار آپ کی طرف سے نہیں آتے. اگر سافٹ اسٹیٹ نہیں ہوتا تو آرمی چیف کے خلاف جس طرح کا بیانیہ بنایا گیا, نیریٹو بلڈ کیا گیا, آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کس طرح کی ٹویٹس کی ہیں, کس طرح کے سوشل میڈیا پہ نیریٹو بلڈ کیا ہماری افواج پاکستان کے خلاف, تو سر یہ تو ریاست کے خلاف بات ہو گئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سافٹ اسٹیٹ رہا ہی نہیں ہے. تو اب میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ کوئی بھی جو ذاتی شخصی جو مفاد کے بیس پر کوئی بیانیہ ہے اس کو اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. باقی وہ جواب جو سوال جو آپ نے حسین تھیبو صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا جواب وہ خود دیں گے. جی میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ جو سر آپ نے بات کی نا مسنگ پرسن کی, آپ مجھے اگر آپ کا کوئی مسنگ پرسن ہے تو اس کا نام بتا دیں. اگر آپ دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا تو ہماری سب کے ساتھ سمپتی ہے, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ میری بلوچستان پہ بہت اسٹڈی ہے. ابھی آپ نے حالیہ بھی دیکھا جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس میں جو ٹیررسٹ مارے گئے وہ بھی بھائی وہ بھی مسنگ پرسن تھے, اور جب ان کی لاشیں رکھی گئی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں تو وہ ان کے لواحقین آ گئے کہ یہ تو ہمارے ہیں اور یہ مسنگ پرسن ہے. تو خدا را یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ پاکستان میرا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. جو آپ کے جناح ہاؤس پہ حملہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں جس کے لیے یہ ہندوستان کا ایک خواب تھا کہ ہم جا کے اور لاہور کے جم خانہ میں چائے پئیں گے, اور وہ کبھی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہماری طرف. اگر وہ میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو چائے پلا کے اور 2-4 جوتے مار کے ہماری افواج پاکستان ان کے سولجرز کو واپس کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں ان شہداء, آپ ایک بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, میری آپ سے بہت اچھی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, میرے بھی پروگرام میں آپ مہربانی کرتے ہیں, آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی اس ملک کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے, اور آپ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہارڈ ہینڈ سے نہیں ٹریٹ کیا جائے. تو یہ تو بڑی افسوسدہ بات ہے سر آپ جو کہہ رہے ہیں. میں نے پہلی چیز میں نے صرف ایک تاریخی حقیقت بتائی ہے. دنیا کے کسی اخبار, کسی جریدے, کسی اس کے اندر گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ اس پاکستان اور سافٹ اسٹیٹ چیلنج کے ساتھ نہیں گوگل چھوڑ دیں, یہ 5th جنریشن وار فیئر کا ارائہ ہے سر. یہ سارے کے سارے انڈین ایلیمنٹس ہیں, یہ گوگل, یہ آپ کی باقی چیزیں, آپ اس پہ نہ جائیں, آپ پریکٹیکلی آئیں پلیز. یہ آپ سوشل میڈیا کو نہ ڈالیں. آپ سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, پریکٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں نا. گوگل اگر بول دے کہ خدا نہ خواستہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے, یا آپ کا کہہ دے کہ سیریا ٹیررسٹ, تو ٹیررسٹ ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہے نا کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کہہ دے نا. تو یہ گوگل پہ پلیز آپ نہ جائیں, آپ ریئلٹی بھی بات کریں نا. آپ یہاں کون سا ٹیررزم ہے, اس سے زیادہ. فردوس صاحب اگر آپ لوگوں کو کچھ گلے شکوے ہیں, کچھ تحفظات ہیں, تو یہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, آپ لوگ کیوں نہیں گئے سر وہاں پہ؟ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو لڑائی لڑ رہے ہیں اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن سر ایک اچھا موقع تھا نا, آپ لوگ جاتے وہاں پر. علی بن گنڈا پور صاحب جی نہیں میں آپ کا دوست ہوں, بعد میں اینکر ہوں, ہم پاکستانی ہیں, ہم آپس میں. میرا خیال ہے وہ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں. جی سر آپ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں. میں پہلی چیز, جب انہی نے مجھ سے سوال پوچھا ہے آپ مجھے ایک اپروپریٹ ٹائم دیں گی. جی جی آپ پورا ٹائم لیں سر, پورا ٹائم لیں. لیکن سر اگر آپ ڈسکشن کو غلط ڈائریکشن پہ لے جائیں گے تو مجھے صحیح ڈائریکشن پہ تو لانا ہوگا نا. میں ہوسٹ ہوں, میری ذمہ داری ہے نا سر یہ. مجھے بھی میری بھی سر آپ کی رائے کا احترام ہے, آپ مکمل کیجئے سر بات. جی پہلی چیز تو لیٹس ڈیفائن واٹ از اسٹیٹ اینڈ لیٹس ڈیسائیڈ کہ نیوٹرل کون ہے. اسٹیٹ کو ہم نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کرو 9 مئی پہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے آرگنز جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا. دس از اے چارج which has been from PTI from day one. اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو ہوگا نا. جوڈیشل انکوائری میں واضح ہو جائے گا. جو تھی وہ صاحب اور آپ کہہ رہے کیوں نہیں کراتے؟ کہاں گئی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج؟ نہ 26 مئی کے 10 مئی سر لاہور کور کمانڈر میں جو لوگ گھسے تھے اس کی تو فوٹیجز باقاعدہ پبلک بھی کی گئی ہیں سر. سوری علی امین گنڈا پور صاحب تو ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہاں جی 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگوں نے کیا ایسا. ہولڈ آن فوٹیجز 50 کیمرے ہیں ان دی ویسینٹی
ऑफ द कोर कमांडर हाउस, उसकी कंप्लीट फुटेज है 50 के 50 कैमरों की। गायब कैसे हो गई? जीएसटी के कैमरे क्यों गायब हो गई? पेशावर की क्यों गायब हो गई? एक आध कैमरा खराब हो सकता है सर, तो फोरम था ना, आप गए क्यों नहीं कौमी सलामती इजलास में? एक मिनट, मैं पहले सर वहाँ ये तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं ना आप लोग। अभी अब आप खामोशी से सुनिए ना, पहले मैं ये मुकम्मल कर लूं या आपके जवाब पे आ जी जाऊं? बोलिए सर। आपके जवाब पे जी जी आपके जवाब पे आता हूं। हमने पहले ये अनाउंस किया इवेंट्स काउंसिल क्या बनने और बुलाने से पहले कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और हम तमाम पार्टियों को दावत देंगे। दूसरी चीज, हमें जैसे ये हुआ कि जी मीटिंग कॉल की गई, हमने कहा हम अटेंड करेंगे। हम इतना इम्पोर्टेंट नेशनल इशू है सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, हम गए एक मुद्दबाना गुजारिश लेके गए स्पीकर के पास आमिर डोगर फौरन कि सर हमारे 3-4 लोगों को आप जो है वो जेल में मिलवा दीजिए। उन्होंने यहाँ भी कहा कि आप ये रिक्वेस्ट राइटिंग में दे दें। उमर अयूब साहब ने वो रिक्वेस्ट राइटिंग में पहुंचवा भी दी। इससे पहले माजी में जब स्टेट हमसे बात करना चाहती थी तो आजम स्वाति के लिए और बैरिस्टर गौर के लिए जेल के टाइमिंग ना होते हुए भी खुलवा के जेल बात करवाइए। ठीक। तो इतना इम्पोर्टेंस अगर स्टेट समझती तो ये काम कर लेती ना। कौन सा नुकसान हो जाता है इमरान खान से? हम बिल्कुल सही बात है सर। जिस दिन ये इजलास हुआ था उस दिन मैंने अपने शो में ये बात की थी हुकूमती नुमाइंदे से कि आप लोग को मिलवा देना चाहिए। हुज़ैफा रहमान मेरे शो में आए थे, मैंने उनसे ये बात की थी कि आपको बानिया पीटीआई से मुलाकात करानी चाहिए थी। अभी मुझे और आगे भी मुकम्मल करने दीजिए जी। कितने प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर चुके हैं एजाज चौधरी के लिए? ऑन बपी को आने दिया, एजाज चौधरी को नहीं आने दे रहे। 3-4 रद्द हो चुके हैं। सर हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चले सर। नहीं डिस्कशन नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। सर आप लोग स्टेट के इंस्टीट्यूशन को मलाइन करते रहेंगे सर। उमर अयूब साहब पार्लियामान में खड़े होके कहेंगे कि जी ये अच्छा ये हमला हो गया। सॉरी तो एजेंसीज क्या कर रही थी सर? इस तरह के स्टेटमेंट से क्या चीजें समझ में आ रही हैं? पहली चीज मुकम्मल, आपको आइन उठाइए and understand the definition of state. चले सर, हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और भी बहुत सारे सवालात हैं करने वाले सर। And जी understand my fundamental rights and your fundamental rights and Thibault's fundamental ठीक है सर, आपका ओपिनियन आ गया सर, बिल्कुल आ गया। फिरदौस साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हुसैन, अब ये जो आगे का लाए अमल हमें नजर आ रहा है, एक तो आज की मुलाकात के हवाले से फिरदौस साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि ये तो हमें ये हुकूमत के खिलाफ अगर आ रहे हैं, अगर हुकूमत को गिराना चाहते हैं, इंतखाबात कराना चाहते हैं, तो फिर पहले तो इनको अपनी पार्टी में यूनिटी लाना होगा। ये जो तकसीम हमें नजर आ रही है, आज ही हमें देख लें आप कि गेट नंबर 5 पे अग्याला जेल में क्या मंजरनामा नजर आया, दिलचस्प सूरत हाल रही। अपने ही सलमान अकरम राजा साहब जो है बाबर ऐवान के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि मैं इस पे जो है एक्शन लूंगा। क्या नजर आ रहा है ये जो अब अलायंस बनेगा और इनका इरादा है ईद के बाद जो है ये एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तहरीक में जान होगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब की तहफ़्फ़ुज़ात भी देखें जी, मैं सबसे पहले तो अर्ज़ करूं कि नकवी साहब के लिए बड़ी इज्जत है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी जमहूर है, जमहूर एक अवाम है। आपको अवाम ने इलेक्ट किया है और उसको कोयटा वाले को भी इलेक्ट किया है और केपी वाले को भी इलेक्ट किया है। अगर वो एक बंदा है जो आपके पार्टी का अगर सरबराह है तो वो जेल में है, वो सज़ाएं भुगत रहा है, उससे मिलने का और ना मिलने का क्या सवाल है? एक कौमी सलामती की बात हो रही है, आप जाएं, जाके बात करें, आवाम के लिए बात करें। ये इंतहा पसंदी हो रही है, ये दहशत गर्दी हो रही है और ये आउट बॉर्डर हो रही है जिसमें इंडिया पूरा इन्वॉल्व है, तो आपका राइट बनता है। दूसरी बात यह है कि इनके पार्टी के अंदर जो इंतशार है उसका भी तो रीज़न ये एक ही है ना कि इनमें नकवी साहब जैसे अच्छे लोग हैं जो रियासत के साथ चलना चाह रहे हैं, इदारों के साथ चलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बैठ के अपनी सोशल मीडिया टीम के बैठ के पाकिस्तान में बैठ के बाहर बैठ के और अपने ही मुल्क के लिए, मैं तो उसको क्या लफ्ज़ दूँ को, जिस तरह से वो हरकत कर रहे हैं। तो इसमें तो ये इनकी बहन भी काफ़ी मरतबा कह चुकी है जो साहब जेल में हैं, उनकी
बहन भी कह चुकी हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक गलत काम के बैठ के आर्गूमेंट्स देंगे कि 9 मई ठीक हुआ था, अब ये नकवी साहब से मुंह से लफ्ज़ आ रहे हैं, मैं क्या उसके लिए बोलूं कि वहाँ पे फलां सीसीटीवी नहीं था, अब क्या छुप गया? अब तो सारी चीज़ें आपसे आधी से ज़्यादा आपकी पार्टी उसको ओन कर चुकी है कि ये हमने किया है, ये बड़ा हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके तीर मारा है। और वो तो सोशल मीडिया पे पहले लिखते रहे, अपनी पोस्ट लगाते रहे, और जब रियासत ने उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया तो अब आप उससे मुकर रहे हैं। अभी भी देर नहीं है, अभी भी हुकूमत बेंचेस से हमेशा ये बात आई है, इवन DGISPR की बात आई है कि आप इन चीज़ों पे माफ़ी मांगें, आए, जो आपने इतना बड़ा गलत काम किया है, रियासत के अगेंस्ट गए, किसी एक आदमी की बात थोड़ी है, उसमें कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई कोर कमांडर की बात थोड़ी है, ये तो हमारे इदारे की बात है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की बात है, जिस इदारे की क्रेडिबिलिटी है और वो दुनिया में उस इदारे को माना जाता है। आप तो बड़े नारे मार रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो एक फ़ोन उठाएंगे और अगले फ़ोन पे कहेंगे जी उन्हें छड्डो, तो वो क्या हुआ? वो तो अभी हमारी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशन की तारीफ कर रहा है, हमारी इदारों की तारीफ कर रहा है, और वो हमारे साथ ले जान में। तो अभी भी देर आए दुरुस्त आ जाएं, और अभी भी आप माफ़ी मांगें, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से, और अपने इन जो आपके व्लॉगर्स और ये जो बैठ के पाकिस्तान से और बाहर से कर रहे हैं, इनको एटलीस्ट इनका तो मुंह बंद कराएं। ठीक है फिरदौस साहब, अब ये जो आज भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि भाई अगर आप के बानी PTI माफ़ी मांग लेते हैं 9 मई के वाक़े पर, तो आगे मामला चल सकते हैं। तो सर एक तो ये कि आप लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, हालांकि अभी हुसैन थेबो ने भी कहा कि अब तो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, वीडियोस भी बाहर आ चुकी हैं। खुद आपके बानी PTI का स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मुझे रेंजर्स गिरफ्तार कर रही है, अब मेरे लोग जलाओ घेराव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर मेरे साथ ये होगा तो वो ये करेंगे। वो खुद एक चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। तो सर मुल्की मफाद के लिए आगे बढ़े सर। आज बिलावल भुट्टो के हवाले से भी खबर आई है कि हुकूमत चाह रही है कि अगर वो सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं तो आपके साथ बातचीत करें। तो सर आप लोगों का क्या इस पर रद्द अमल होगा? हाफिज नईम रहमान पूरी जमात इस्लामी के कायद है, वो कहते हैं कि मैं तो इलेक्शन जीता ही नहीं, जो जीता है वो PTI वाला जीता है, लेकिन अभी तक क्या ताल्लुक है? सर मेरा सवाल तो ये था ही नहीं ना सर, आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं फिरदौस साहब। मैं कहीं नहीं लेके जा रहा। आप बात सुनिए कि जमहूरियत की बात हो रही है, जमहूरियत में अवाम के मैंडेट के चोरी होने की बात कर रही है। जिस अवाम के मैंडेट, अच्छा सर चले मान लिया कि आप अवाम ने आपको वोट दिया था, ठीक है, PTI को वोट इसलिए पड़ा था कि आप लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट करें। जाफर एक्सप्रेस पे आप लोगों ने एक भी मुजम्मत क्या नफरत का इजहार करना चाहिए था सर आप लोगों को, आपकी जमात को। इंडियन ट्वीट शेयर किया, ठीक है सर, बल्कि उमर अयूब साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं ओ अच्छा हमला हो गया तो एजेंसीज क्या कर रही थी। सर ये किस तरह का स्टेटमेंट है ये? फिर इसलिए तो वोट नहीं दिया था लोगों ने आप लोगों को। एक मिनट, लोग हमें जो भी है, हम एक अवामी पार्टी है, हम जो पोजीशनिंग लेते हैं लोग उसी पे हमें जज करेंगे। आप हमारी तरफ गलत इल्जामात लगाते रहेंगे, हम उसकी नफी करते रहेंगे। सर मैं नहीं कह रही हूँ, उमर अयूब साहब आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं सर, तकरीर कर रहे हैं वो। शादी देखिए इस तरह बात नहीं चल सकती, आप मुझे बात। लेकिन सर मैं गलत बात तो नहीं सुनूंगी ना सर, कि अगर आप कहें कि कोई हम गलत बात कर रहे हैं। आप ही गलत बात कर रही हैं जी, आप झूठा इल्जाम लगा रही हैं उमर अयूब पर। पूरा हमने पहले स्टेटमेंट दिया, वो तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। एक मिनट ठीक हो, आप चुप रहिए इस वक्त, जी मुझे मुकम्मल कर लीजिए। जी हमने ये कहा कि जो कोई पाकिस्तान को नहीं मानता हम उसको से बात नहीं करेंगे। पहली चीज, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरी चीज, इतना बड़ा सानिया हुआ, इट इज द सिक्योरिटी एजेंसी फेलियर, इट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी फेलियर। सच बात कहना, झूठ बोलना नहीं होता। और मैं आपको बता दूं DGISPR ने बहुत पहले ये बात कर दी थी कि माजी में जो गलतियां हुई हैं हम उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार फौज को सियासत में घसीटती रही है। क्यों 3 बार फिर आप लोगों ने खतूत लिखे? क्यों आप लोगों ने आलमी मालिया इंटरनेशनल मैगजीन में आप लोगों ने आर्टिकल लिखा? क्यों बार बार आप लोग मिन्नतें तरले कर रहे हैं सर? फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए था ना। अली अमीन गंडापुर कल इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करते रहे, वो चाह रहे हैं कि भाई चले मुलाकात हो जाए। आपके अपने लोग कह चुके हैं कि किसी तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो जाए। सर बात को इधर उधर ना घुमाए फिराएं, जो जवाब सवाल है उसका जवाब आप दे देंगे तो मेरे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म, मुख्तसर
आंसर है, आपकी बात भी चली जाएगी सर। मैं आपको सारी बात कर देता हूँ, आप बीच में से, मैं वो मुकम्मल नहीं कर पाया था। नहीं सर, अब आप हिस्ट्री उठाएंगे तो फिर तो मेरे पास इतना टाइम नहीं ना सर प्रोग्राम में। अरे भाई आगे बोलने दोगी तो बात करूंगा, जी आपने सर। बात करनी है तो करते रहिए। जी बोले मुझे सर। एक बात मुकम्मल तो करनी पड़ेगी ना, जो जुमला आपने उच्चार किया, पाकिस्तान को 2 लाख करने की भी माफी मांगनी पड़ेगी, कारगिल की भी माफी मांगनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की मांग। अब आप जो कह रहे हैं, मैं फिर आरटीएस के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी, इक्तदार में आने के लिए जो कंधे इस्तेमाल किए गए उसके लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी सर, फिर डिबेट कहीं और चली जाएगी। कम टू द पॉइंट सर। I am coming to the point. Who is behind RTS army? अच्छा सर, मुझे ये बताएं अब आगे क्या आप लोग चाह रहे हैं? ईद के बाद आप लोग तहरीक चलाएंगे सर मुझे प्लीज इसका जवाब दे दें सर। मैं आपने पहले अली अमीन गंगापुर का जवाब ले, पहले अली अमीन गंगापुर का जवाब ले। अली अमीन गंगापुर का जवाब है यस, इक़्तिदार में जो है, जो इस रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान न्याय खतरे में, पाकिस्तान को बचाना इनका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। हम सर आप चले सर, हम आपकी बात समझ गए सर, हम आपकी बात समझ गए। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए मुझे पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को साइफर लहराने से लेके जो है अमेरिका की मिन्नतें तरले करने तक फिर बात हमें वहां पर आना पड़ेगा। आप ये बता दें, ईद के बाद आप लोग तहरीक चला रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए सर, उसके बारे में लास्ट कमेंट कर दें। और बिलावल भुट्टो साहब अगर आते हैं, आप लोग से मुज़ाकरात करते हैं मुल्क की मुफाद में इस वक्त दहशतगर्दी को देखते हुए कि भाई ऑपोजिशन भी एक पेज पर आ जाए, हुकूमत, स्टेक होल्डर सब एक पेज पर आए ताकि दहशतगर्दी से निपटा जाए, क्या आपका रद्द-ए-अमल है इस पे? As far as the Bilawal thing is concerned, वो आएंगे, मोस्ट वेलकम। हम नेगोशिएशन बातचीत करने से कभी मना नहीं करते। चले, अच्छी बात है। दूसरी चीज, ये हमारा जमहूरी हक है, राइट टू प्रोटेस्ट। कोई आए या नहीं आए, जब तक हमें हमारे हकूक और हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा और हमारे लीडर के खिलाफ इस किस्म के केसेस जैसे इद्दत का केस है, तो सर ये जो आपकी पार्टी में जो टूट फूट हुई हुई है, इसमें आप लोग क्या तहरीक चलाएंगे सर? शादिया, आपको फिर तो खुश होना चाहिए, मरियम की एक बड़ी बकरे बजानी चाहिए उन्हें कि जी तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी, नाकाम हो जाएगी। अच्छा 25 नवंबर को भी हम नाकाम हुए थे ना, 5 दिन सारी सड़कें बंद चलती थी, इंटरनेट बंद कर दिया था। अगर इसी तरीके से तहरीकों को रोका जा सकता है, रोकिए। अगर इसी को जमहूरी कहते हैं, थी वो साहब कहे कि जी राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं है, राइट टू स्पीच भी नहीं है, पीका एक्ट भी ले आएंगे, मीडिया पे नाम भी नहीं आ सकता, ये सारी जमहूरियत है पाकिस्तान की। ठीक है, में अमन अमान कायम होगा तो जमहूरियत भी प्रिवेल करेगी। हुसैन थे वो लास्ट कमेंट कर दें सर आप। देखें जी, मैं तो नकवी साहब की बातों से बड़ा महसूस हो रहा था, क्योंकि इनके लीडर ने कहा था कि यूटर्न लीडर की निशानी है, इस वजह से वो सारी बातों पे ये वो क्या बातें कर रहे हैं कि भुट्टो, बेनज़ीर, ज़िया-उल-हक, ये वही इमरान खान थे जो बातें कर रहे होते थे बाजवा मेरे लीडर हैं और ये बड़े अच्छे सोल्जर हैं और बड़े अच्छे फौजी हैं, ये वही फौजी। अब आप क्या, अभी आप क्या बातें कर रहे हैं आप? यही आपकी बातें होती थी नकवी साहब के, अमेरिका ने आपके लिए जो है वो इन्वॉल्वमेंट की। अब मुझे ये बताएं, वही अमेरिका है जिसकी तरफ आप देख रहे हैं। सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है हुसैन थे साहब जी, क्या आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका आके इन्वायरमेंट, मैं समझता हूँ आज भी वे फॉरवर्ड ये है कि ये इन सबको हमें सबको अपने अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के हर फर्द को एक सोल्जर का किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी और बैरूनी जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए ये 25 करोड़ लोग मिलके और हमारी 8 लाख जो हमारी अफवाज है उनके साथ मिलके हम हाथों में हाथ मिला के इस मुल्क को बचा सकते हैं। जब तक आप मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसी सूरत में आएगी जब आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आएगी। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसी सूरत में आएगी कि आप आएँ, अगर आपको लोगों ने 47 पे वोट दिया है या 45 पे वोट दिया है हमें नहीं पता, आप हाउस में बैठें, लेजिस्लेशन करें, अवाम के मसाइल सुने। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो केपीके है, जो केपीके में मसाइल हैं, उसके बाद जो बलूचिस्तान में मसाइल हैं। जब तक आप सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए ज़रूरी है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आनी चाहिए। नाज़रीन, मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क को, एक आम आदमी को भी, यानी पूरे मुल्क से लेकर उसमें तमाम जमातें, हुकूमत सब आ जाते हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, एक आम आदमी को भी
پرو پاک اپروچ اپنانی ہوگی، کیونکہ یہ جنگ فرد واحد کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے۔ پروگرام کا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بریک کے بعد ہوں گی دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اور پاکستان جو کہ ہمیشہ سے اپنے کشمیریوں بہن بھائیوں کے لیے حق خود ارادیت کی حمایت میں آواز بلند کرتا ہوا آیا ہے، پاکستان کا مسئلہ کشمیر پر ایک واضح دو ٹوک موقف ہے اور ہمیشہ عالمی فورم پر وہ اس پر بات کرتا آیا ہے۔ پرائم منسٹر کے معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب جو ہیں انہوں نے سلامتی کونسل میں خطاب کیا اور ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کیس کو اٹھایا ہے، جتنی بھی عالمی توجہ تھی اس پہ مبذول کرایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ اسی پر بات ہوگی۔ اپنے پینل کا میں تعارف کرا دوں، میرے ساتھ آغا مسعود صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، منور مرزا صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دونوں مہمانوں نے جوائن کیا ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آغا مسعود صاحب، ہم ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے تو عالمی فورم پر بارہا آواز اٹھائی ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ چارٹر کے مطابق ایک ریفرنڈم کرائے اور کشمیریوں کی آواز سن کے ان کو ان کا حق دے۔ اس بار طارق فاطمی نے کتنی بہترین طریقے سے جو ہے اس خطاب کو مطلب توجہ مبذول کروائی ہے۔ دیکھیے میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پارٹیشن سے پہلے بھی کشمیر جو تھا نا وہ مسلمانوں کا حصہ تھا اور مسلمانوں کا رقبہ تھا ہر لحاظ سے، اور یہ کہ جب پارٹیشن ہوا تو یہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ دھوکہ دیا گیا، اور یہ کہ اگر یہ نہرو یونائٹڈ نیشن میں نہیں جاتے تو یہ مسئلہ پہلے ہی ہر روز ہو چکا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی مدلل گفتگو کی ہے، اور اس سے کم از کم یہ ایک بات سامنے آ گئی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر ہندوستان جس طرح بھی چاہے کہ اس کو معدوم کر دے یا کم کر دے یا اس کو مطلب چارٹر میں نہ آئے، میرا خیال ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کشمیر جو ہے بنیادی طور پر ہر لحاظ سے، دیکھیے جب پارٹیشن نہیں بھی ہوا تھا تب بھی کشمیر جو تھا مسلمانوں کا حصہ تھا، اور وہ واحد ریاست تھی کہ جہاں مسلمان جو تھے بڑی تعداد میں تھے، حالانکہ اس میں جو حکومت کر رہے تھے وہ ڈوگرا راج تھا، لیکن جو عوام تھے وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو پارٹیشن پلان کے تحت وہ حصہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا، مطلب دے شوڈ بی دی اونر آف دی کشمیر۔ تو یہ اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے کہ یہ نہرو صاحب چلے گئے، یونائٹڈ نیشن چلے گئے، پھر انہوں نے مطلب وہاں فوج اتاری، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک قسم کا انہوں نے قبضہ کیا، یہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ اس کو قبضے کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ جنگ جو ہے نا احتجاج کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، انٹلیکچوئل ڈسکشن کی صورت میں اور ڈائیلاگ کی صورت میں جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے منور صاحب، کیوں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے قراردادوں پر؟ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے ان معاملات کے اندر آپ کو ہمیشہ غیر مؤثر نظر آئے گا۔ آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی جو ابھی فوراً حالیہ اس میں دیکھ لیں، یوکرین کے معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکا، حالانکہ اس میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں، غزہ کے معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، کشمیر کے معاملے میں۔ اب میں اصل میں ایکچولی ہمیں کشمیر پہ ہی رہنا چاہیے۔ کشمیر کا معاملہ مزید ایک تو فاطمی صاحب نے کیا، یہ اچھا کیا کہ کم از کم اس کا ذکر تو یونائٹڈ نیشنز پہ اتنے زور و شور سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ پھر ایک دفعہ ریٹریٹ کر دیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے وہ آرٹیکل 370 ہٹایا ہے اور اس کی خود مختاری کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، تو دس ہیز
is not a challenge for Pakistan only. This is a challenge for the United Nations also. کہ جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے اور اتنی پرانی بات جس کے اوپر امریکہ، رشیا اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. خود میں صدر ٹرمپ کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا تھا کہ ہاں کشمیر از اے پرابلم، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اگر پاکستان اور انڈیا دونوں راضی ہو جائیں تو میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں. تو اٹ مینس کہ جب اور گورنمنٹ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی، انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں اپنے موقف سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے ہیں. تو پاکستان نے تو میں یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں ہمیشہ، پاکستان نے رائٹ فرام دی ٹائم آف اٹس بگننگ اور آج تک ہر پاکستانی نے، کوئی حکومت بھی آتی رہی ہو، کشمیریوں کے معاملے کے اندر ایک ہی موقف اپنایا ہے انفلنچنگلی. ہم نے کبھی نہیں اس بات کے اوپر وہ پرواہ کی. ہم نے ایک نہیں 4 جنگیں لڑی، مسلسل اور دوسرے پریشرز کا شکار ہوتے ہیں، بہت، اور بھی ہم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں. یاد رکھیے گا آپ، بہت نقصان اٹھائے ہیں اس کشمیر کے لیے ہم نے، لیکن پاکستان کے عوام نے بہت بھرپور طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا ہے. اور اب یہ کشمیری بھائیوں کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر معاملے کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. اگر مسعود صاحب آرٹیکل 370 ہو یا کوئی بھی ان کے اوپر اوبلیگیشنز لگائی جائے کشمیریوں پر، ان کے حقوق سلب کیے جائیں، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ کشمیر کو ایک متنازع بنا دیا گیا ہے. بھارت نے کب سے قابض ہے، اور نہ صرف قابض ہے بلکہ ظلم و جبر کی جو داستانیں ہیں وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہیں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں کہ ان کی جو قانونی، سیاسی اور جو تاریخی حیثیت ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی کشمیریوں کی. پاکستان اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ مطلب اس کے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر ان کو اس میں شامل کیا جائے، جیسے کہ ابھی منور صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ نے بھی ثالثی کی بات کی تھی، اور چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، ایران، ٹرکی ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اگر، اور اٹھاتے بھی رہے آواز، ایسی بات نہیں کہ نہیں اٹھائی، لیکن کتنا فورسفلی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اب؟ دیکھیے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے کشمیر کے سلسلے میں اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ ایک ایسا ہر دھرم ملک ہے کہ وہ نہیں چاہتا کشمیر کے مسئلے کو سالو کرنا. دیکھیے کشمیر بنیادی طور پر مسلمانوں کا علاقہ تھا، وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ٹھیک ہے کہ ڈوگرا راج میں حکومت تھی لیکن مسلمانوں کا یہ علاقہ تھا. تو چنانچہ پارٹیشن پلان کے تحت کشمیر جو تھا وہ آزاد ہونا چاہیے تھا اور مسلمانوں کی ریاست بننی تھی، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بہت اس کی جدوجہد کی، پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا، اور آج بھی کشمیر کے سلسلے میں کشمیر کے عوام کی اکثریت جو ہے پاکستان کے موقف کی حمایت کرتی ہے، اور وہ اس کی جدوجہد سے عاری نہیں ہے، وہ جدوجہد جاری رہے گی، اور اس کو نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے. لیکن یہ سمجھنا کہ بھارت جو ہے اس پہ بیٹھ جائے گا خاموشی سے، اور دنیا جو ہے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لے گی، میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. کشمیر ریمینس اے بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اینڈ اٹ ول ریمین لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بھارت نے جو کشمیر پر اپنا غیر قانونی اور جابرانہ تسلط قائم رکھا ہوا ہے، اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا بھی، عالمی میڈیا بھی آیا تھا لیکن اس کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی، روک دیا گیا تھا. دنیا کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو بھارت کس طرح ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ دنیا جب چلتی ہے وہ اپنے مفادات کے تحت چلتی ہے، اسٹیکس کے تحت چلتی ہے. ایک سیکنڈلی یہ کہ وہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ جو آگے جو اسٹیٹ ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اکنامک اسٹرینتھ، فوجی اسٹرینتھ نہیں کہہ رہا، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک خاص طور پہ اس وقت یہ بتاؤں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اٹھا کے، اور بڑا ٹائملی یہ اٹھایا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، وہ خود ایک تاجر ہیں، اور وہ دنیا کو ویژن بھی دیکھتے ہیں منافع اور نقصان کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر پاکستان اپنے آپ کو جو کہ وہ کر رہی ہے، یہ حکومت کا تو ویژن یہی ہے نا کہ اپنے، شہباز شریف تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ
हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर हम दुनिया को भी और बड़ी ताकतों को भी इस बात पर मजबूर कर सकेंगे, मजबूर इस तरह कर सकेंगे कि उनका स्टेक ज़्यादा हो जाएगा हमारे मामलात के अंदर, कश्मीर के मामलात के अंदर। और जब ये हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, कोई रास्ता निकल आता है। इसलिए कि जैसे आगा साहब ने भी कहा, फरमाया था कि कश्मीरी जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो हमारे साथ हैं। तो आगा साहब, अब यानी कि ये कहा जाए कि कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है तो गलत ना होगा, क्योंकि हर 8 कश्मीरी पर एक भारतीय फौजी जो है वो मुसल्लत है। इस वक्त पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आलमी फोरम पर इस हवाले से आवाज़ भी उठाते रहे हैं। फिर हमारे जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बहुत सारी करारदादें भी पेश की हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या डायनामिक्स बन सकते हैं? और जो ट्रम्प की बात की है कि ये बड़ा ट्रिगर टाइम है, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद जिस तरह हम उनकी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, और गज़ा के ऊपर हमने जिस तरह स्टेटमेंट देखी, यूक्रेन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर क्या इनकी पॉलिसी हो सकती है? देखिए, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ट्रम्प का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। पहले भी आपको मालूम है कि जब वो अमेरिका के सदर बने थे तो उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के सिलसिले में बात की थी तो उससे वो जाहिर हो रहा था कि उनका झुकाव उसी तरफ है। फिर शाहीन बाग में मतलब लोगों ने मुजाहरे किए, कितने मुसलमान जो है ना शहीद हुए और उनके अमलाक लूटा गया। मैं आपको याद होगा अच्छी तरीके से। और उस ज़माने में ट्रम्प जो थे वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, लेकिन उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक वो मंजर था कि जबकि ट्रम्प इंडिया में थे और मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही थी और वो ख़ुद भी सदर थे। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ट्रम्प के सोचने का जो अंदाज़ है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, और वही समझते हैं कि अगर जनूबी एशिया में अगर वो अमन कायम नहीं कर सके या जनूबी एशिया के सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सके, तो बात असल ये है कि जनूबी एशिया अब भी मतलब माशी तौर पर भी एक बड़ा हब है, एक बहुत बड़ा हब है। तो उसको मेरा ख्याल है कि और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प की बात है, वो ख़ुद भी एक बिजनेसमैन है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से इतना बड़ा इलाका जो है ना उसको वो इग्नोर करें। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी पॉलिसी में अब जैसे 2-3 दिन तो पहले जो उनके बयानात आ रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत नरमी है, लेकिन ये कहना कि इस नरमी से वो भारत का साथ देंगे या भारत के जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करेंगे, फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो सर हम अगर भारत के अपने मुल्क के अंदर बात करते हैं तो जिस तरह वो माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ जो उसका मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, जिस तरह से भारत में अपने अंदर जो है मुखालिफ सिख तहरीक को देख लें आप, या और बहुत सारी हैं कि वो खुद भारत के लिए अब मुसलसल अजाब बनता जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि तमाम चीज़ें लेकर और कश्मीर पे जो जुल्म सितम चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत को एक दिन जो है वो खुद अपने ही मुल्क से कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस सामने आएगी? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके 2 पहलू हैं। पहली पॉइंट तो वही है जो आपने कहा है कि भारत के अंदर अपनी बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जो उसके लिए बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गई हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सिखों का मसला ही देखा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि भारत अगर कोई इकोनॉमिक ताकत बनना चाहता है तो उसे अमन चाहिए, और अमन सिर्फ उसी हालत में कायम हो सकता है जबकि कश्मीर का मसला जो है वो हल कर लिया जाए, ठीक है ना। ये 7-7.5 लाख फौज रख के और ये सब करके तो उसने देख लिया है ना, ये तो हल नहीं हो सका। 370 भी कैंसिल करके देख लिया, फिर भी कैंसिल नहीं हो सका। तो अब अगर वो अमन चाहता है तो बीइंग लार्जर, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसे चाहिए। अच्छा, फिर एक बात मैं और आपको बता दूं कि खुद इंडिया के लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये जो मसाइल हैं इनको हल कर लिया जाए पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरीके से। और आप देखें ना, अगर जहां अमन की विल हो, अज़्म हो, तो फिर मसाइल भी हल हो ही जाते हैं। ठीक है सर, लास्ट सवाल आपसे ले लेती हूँ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वैसे तो जब भारत की बात की जाए तो जमहूरियत का चैंपियन तो वो बना ही है, अपने आप को क्लेम तो करता है, लेकिन जितना वो वायलेशन कर रहा है वो भी दुनिया देख रही है। इस वक्त ट्रम्प का और आलमी दुनिया का बिहेवियर मोदी के साथ बड़ा
360 چینج ہوا ہے. ہم نے پیرس میں بھی دیکھا جو ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا فرانس کے صدر نے, اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. تو کیا اب دنیا کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ واقعی بھارت جو ہے وہ سنگین جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے ملک میں ہو چاہے وہ کشمیر میں ہو؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لوگوں کو ادراک ہو گیا ہے, لوگوں کو پتہ پڑ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک قابض ملک ہے کشمیر کے حوالے سے. چنانچہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے نا عالمی قیادت ہے. امریکہ جو ہے ظاہر ہے عالمی قیادت ہے, امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی بھی تو ہے. لیکن آج کل کی جو دنیا ہے وہ مفادات کی دنیا ہے, وہ معاشی مفادات کی دنیا ہے. جن کے معاشی مفادات حل ہوں گے یا ان کا اس سے رابطہ ہوگا تو یقینی طور پر یہ ہے کہ اسی کا ساتھ دیں گے. تو میں یہ بات مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ حل نہ ہو. لیکن اس کے دوسری پہلو بھی یہ بھی ہے ٹرمپ کا کہ کسی طریقے سے تجارت بڑھائی جائے ہندوستان کے ساتھ, اور ہندوستان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کیا جائے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تجاوز ہے امریکی پالیسی کا, اور اس پالیسی سے میں نہیں سمجھتا کہ اس جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکے گا. اور یہ کہ کشمیر کے مسئلے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ختم ہو جائے گا یا یہ مندمل ہو جائے گا, میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ روز اول سے مطلب ناانصافی ہوئی ہے. اور جب نہرو وہاں گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں, وہی تو لے کے گئے تھے, لیکن اس وقت بھی جو تھا وہ کشمیر جو تھا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا جو موقف ہے اور جس طریقے سے پاکستان اس بات کو اٹھا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اس میں پاکستان کی تعریف بھی ہے اور پاکستان کو ایسا کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. اور یقیناً ناظرین, پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی حق خود ارادیت کی اور جو تحریک ہے, آزادی تحریک ہے, اس میں بھرپور آواز ملا کر چل رہا ہے. اور جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جائے گی پاکستان اس طرح آواز اٹھاتا رہے گا. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.